सो हेलो एंड वेलकम टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8th के साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 8 विषय विज्ञान के ऊपर। सबसे पहले तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। चलिए सो आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले हम लोग कवर अप करेंगे अपना एक चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर, चैप्टर नंबर 12 पार्ट 12, जिसका नाम है घर्षण यानी फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन को हम लोग समझ रहे हैं काफी टाइम से, और आज की क्लास में हम लोग फ्रिक्शन की जो एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले आपके लिए एक रिडल है, ठीक है। और इस रिडल में आप बताइए आपको क्या क्या चीजें समझ में आती है, ठीक है। ये रही आपके लिए एक पहेली। तो चैप्टर में जो जो चीजें हमने सीखी उसके आधार पर ये पहेली है, ठीक है। चलिए समझते हैं, इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले इंग्लिश में पढ़ता हूं। इन सम सिचुएशंस आई अपोज द मोशन, इन अदर सिचुएशन आई फैसिलिटेट द मोशन। यानी कि कुछ स्थितियों में तो मैं गति का विरोध करता हूं और कुछ स्थितियों में मैं ये काम भी करता हूं कि गति संभव बना पाता हूं। तो ये किस बात के लिए बोल रहे हैं कि भाई जहां हम फोर्स लगाते हैं, जहां हम किसी वस्तु को गति कराते हैं तो वो अपने आप रुक जाती है ना। तो मतलब कि फ्रिक्शन जो है यहाँ पर गति का विरोध कर रहा है, अपोज द मोशन। और दूसरी चीज क्या बोली, गति को संभव बनाता हूं। लेकिन अगर घर्षण नहीं होगा तो वस्तु में गति नहीं हो पाएगी, है ना। तो ये दोनों केसेस हैं। बट आई ऑलवेज अपोज द रिलेटिव मोशन, परंतु मैं सापेक्ष गति का सदा विरोध करता हूं। सापेक्ष मतलब एक दूसरे के रिलेशन में, एक दूसरे के सापेक्ष। नेक्स्ट पॉइंट है बिटवीन टू मूविंग सरफेसेस, दो गतिमान पृष्ठों के बीच। तो ये कह रहे हैं कि जो दो गतिमान पृष्ठ होते हैं उनके बीच जो सापेक्ष गति होती है, जो रिलेटिव मोशन होता है, फ्रिक्शन उसका हमेशा क्या करता है, अपोज करता है, विरोध करता है हमेशा। इतना समझ में आ गया, ठीक है। पुट सम लुब्रिकेंट, कुछ स्नेहक लगाइए, ठीक है, लगाइए वहां कुछ स्नेहक। आई बिकम स्मॉल देयर, वहां बन जाता हूं मैं छोटा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ स्नेहक लगाने से, लुब्रिकेंट लगाने से जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो कम हो जाती है, घर्षण के मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसीलिए लिखा है पुट सम लुब्रिकेंट एंड आई बिकम स्मॉल देयर, लगाइए वहां कुछ स्नेहक, वहां बन जाता हूं मैं छोटा, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है मेक द मूविंग सरफेसेस रफ, आई मेक द मूवमेंट टफ। बनाइए गतिमान पृष्ठों को रुक्ष, बना देता हूं मैं गति को कठिन। मतलब कि अगर दो सरफेस अगर खुरदुरे होंगे, रफ होंगे, रफ का मतलब क्या है, खुरदुरा, रुक्ष मतलब खुरदुरा, तो वहां पर जो गति होगी वो कठिन हो जाएगी, है ना, क्योंकि वहां पर घर्षण यानी फ्रिक्शन जो है वो ज्यादा रहेगा। ये बात भी समझ में आ गई, ठीक है। अब इसके बाद लिखा है आई मे बी स्टैटिक, स्लाइडिंग और रोलिंग। मैं क्या हो सकता हूं, स्थैतिक भी हो सकता हूं, सर्पी भी हो सकता हूं और लोटनिक भी हो सकता हूं। तो हमने क्या बोला, हमने पढ़े थे कि घर्षण के 3 प्रकार क्या क्या थे, स्थैतिक, सर्पी और लोटनिक, है ना। तो इस जो घर्षण है, फ्रिक्शन है, उसके प्रकार ही तो लिखे हुए, स्टैटिक, स्लाइडिंग और रोलिंग, हमने पढ़ा है इनको, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है, लास्ट वाली जो 2 लाइन्स हैं वो ये लिखी हुई हैं, बट वेन एवर टू सर्फेसेज आर इन मोशन आई एम ऑलवेज देयर, टेल मी हु आई एम। परंतु जब भी होते हैं 2 पृष्ठ गतिमय, होता हूं मैं सदैव वहां। जब भी 2 पृष्ठ गतिमान होंगे, चाहे सड़क के ऊपर आप कार चला रहे होंगे, चाहे आप टेबल के ऊपर किताब खिसका रहे होंगे, चाहे जमीन के ऊपर आप चल रहे होंगे, ठीक है। तो जब भी ऐसा हो रहा होगा वहां सदैव ये चीज रहेगी, बताओ मैं कौन हूं, बताओ वो चीज कौन है, ठीक है। तो जो जो चीजें हमने पढ़ी है, जो पहेली पूरी है, वो हमने पूरे चैप्टर में समझी है, पूरे चैप्टर में हमने क्या किया है, उसको समझा है। तो दैट मीन्स यहाँ पर किसकी बात हो रही है भाई, यहाँ पर बात हो रही है घर्षण की। तो आप लिखेंगे बताइए वो कौन है, वो है घर्षण, वो है फ्रिक्शन,
वो है फ्रिक्शन। आ गई बात समझ में? चलिए अब हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज, कुछ क्वेश्चन आंसर। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति। आपसे क्या कहा गया है पहले क्वेश्चन में? फ्रिक्शन अपोजेस द डैश बिटवीन द सरफेसेस इन कांटेक्ट विद ईच अदर। अभी पहेली हमने जो पढ़ी, तो पहेली में भी हमने सीधे सीधे पढ़ा कि ये जो हमेशा जो है मोशन का क्या करता है? अपोज करता है। किसका अपोज करता है? मोशन का। तो यहां पर हम लोग सीधे सीधे लिख सकते हैं फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन, फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन बिटवीन द सरफेसेस इन कांटेक्ट विद ईच अदर। ठीक है, घर्षण हमेशा दो सतहों के बीच, दो पृष्ठों के बीच यदि वो संपर्क में होंगे तो उनके बीच गति का क्या करता है? हमेशा विरोध करता है। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द डैश ऑफ सरफेसेस, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द डैश ऑन सरफेसेस। किस बात पर निर्भर करता है? कि जो पृष्ठ है, जो सतह है, वो कितनी खुरदुरी है अथवा कितनी चिकनी है, कितनी रफ है या फिर कितनी स्मूथ है। तो ये क्या बात करता है? रफनेस या फिर स्मूथनेस की बात करता है। ठीक है, खुरदुरेपन की या फिर उसकी चिकनाई कितनी है सतह की, उसकी बात ये करता है। ये बात समझ में आ गई? दो पॉइंट्स समझ में आ गए, दो क्वेश्चन। ठीक है, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस, घर्षण की वजह से क्या उत्पन्न होती है? हीट उत्पन्न होती है। आप अपने दोनों हाथों को रगड़ेंगे तो आपको क्या पता लगेगा? दोनों हाथ क्या हो जाते हैं? गर्म हो जाते हैं। हमने सारी चीजें पढ़ी है बच्चों क्लास में। ठीक है, अब मैं आपको दिखाने लगूंगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ हमने पढ़ा था। देखो दिख रहा है, दिख रहा है? तो जब हमने क्या करा था, जब सर्दियों में हमको ठंडा लगता है तो हम दोनों हाथों को जोर से रगड़ते हैं। फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है? हमको दोनों हाथों में गर्मी महसूस होती है। तो वही बात की जा रही है यहाँ पर। तो फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। यहां तक समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट है स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड। आप जो कैरम बोर्ड खेलते हैं उसमें अगर आप पाउडर डालते हैं, पाउडर छिड़कते हैं, तो उससे क्या होता है? उससे फ्रिक्शन क्या हो जाता है? रिड्यूस, कम हो जाता है और गोटी आपकी बहुत अच्छे तरीके से फिसलती है कैरम बोर्ड के ऊपर। तो स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन घर्षण को क्या करता है? कम करता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डैश देन द स्टैटिक फ्रिक्शन, और इसको तो हम समझ चुके हैं। इसको हमने सीधा ऐसा ही एक स्टेटमेंट लिखा था, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेसर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब कि कौन सा घर्षण? कौन सा घर्षण? सर्पी घर्षण का जो मान होता है वो स्थैतिक घर्षण से कम होता है। सर्पी घर्षण का मान जो है वो स्थैतिक घर्षण से कम होता है। इसीलिए क्या होता है? इसीलिए हमको जो गाड़ी, अगर जो कोई चीज अगर रुकी हुई है विराम अवस्था में, उसको हिलाने में, उसको गतिमान, उसको मूव करने में ज्यादा दिक्कत आती है। लेकिन एक बार वो चलने लगती है तो फिर हमको ज्यादा दिक्कत नहीं आती है उसको चलाए रखने के लिए। क्यों? क्योंकि जो स्थैतिक घर्षण है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, उसकी वैल्यू ज्यादा होने के कारण उसको हिलाने के लिए, उसको गति की अवस्था में लाने के लिए ज्यादा घर्षण की आवश्यकता होती है। सॉरी, ज्यादा घर्षण लगता है। ठीक है, चलिए। सो आपके फर्स्ट क्वेश्चन जो है फिल इन द ब्लैंक्स, ये पूरा कवर अप हो गया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये बोला जा रहा है, 4 children were asked to arrange forces due to rolling, static and sliding friction इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है प्यारे बच्चों? डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है घटता हुआ क्रम। डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है घटता हुआ क्रम। ये बात ध्यान रखेंगे। कैसे ऑर्डर में रखना है भाई? डिक्रीजिंग, घटते हुए क्रम में। मतलब सबसे आगे सबसे बड़ा आएगा, फिर छोटा, ऐसे इस प्रकार से। देयर अरेंजमेंट्स आर गिवन बिलो, चूज द करेक्ट अरेंजमेंट। तो इनमें से आप बताओ कि घटता हुआ क्रम इनका सबसे सही कौन सा होगा? रोलिंग, स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो बताओ भाई सबसे ज्यादा कौन होता है? अभी ऊपर हमने देख लिया, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेसर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। ऊपर लास्ट क्वेश्चन देखो, है ना? मतलब स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है कम होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होता है। ठीक है, तो स्लाइडिंग कम होता है, स्टैटिक ज्यादा होता है। और किसी चीज को रोल करके ले जाना तो हमारे लिए और भी आसान होता है,
किसी चीज को ऐसे रोल करके ले जाना हमारे लिए और भी आसान होता है। देखो ये देखो, है ना। तो अगर हम ऐसे जो है रोल करके, ऐसे अगर पहिए लगे होंगे किसी चीज पर, तो उसको रोल करके ले जाना तो और भी आसान होगा। मतलब कि ये तो सबसे ज्यादा कम हो गया। दैट मीन्स कि सबसे ज्यादा कम होगा रोलिंग फ्रिक्शन, सबसे ज्यादा कम होगा रोलिंग फ्रिक्शन, फिर उससे पहले आएगा स्लाइडिंग, उससे पहले आएगा स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, सॉरी, उससे पहले आएगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन और फिर आएगा स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा जो है ये पूरे तरीके से करेक्ट है। स्टैटिक, फिर स्लाइडिंग, फिर रोलिंग, घटता हुआ क्रम है ये, ठीक है। घटता हुआ क्रम है किसका, कि ज्यादा दिक्कत कहाँ आएगी, मतलब कि स्टैटिक फ्रिक्शन में हमको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, ज्यादा दिक्कत वहां पर आएगी, फिर जो है कम कम दिक्कत हमको आएगी उसके आगे। समझ में आ गया है ये। तो सेकंड क्वेश्चन भी हमारा पूरी तरीके से पूर्ण रूप से कवर अप यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हो गए, समझ में आया, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन में देखिए, Alida runs her toy car on dry marble floor, wet marble floor, newspaper and towel spread on the floor. The force of friction acting on the car on different surfaces in increasing order will be. इस बात का ध्यान रखें, increasing order की यहाँ पर बात हो रही है, increasing order की बात हो रही है, ठीक है। तो हमसे क्या बोला गया, हमसे ये बोला गया कि एक अलीदा है, उसने क्या करा, उसने अपनी जो गाड़ी थी, जो खिलौना था उसका, उसको एक बार मार्बल फ्लोर पर, सूखे मार्बल फ्लोर पर उसको दौड़ाया, एक बार गीले मार्बल फ्लोर पर दौड़ाया, एक बार न्यूज़पेपर यानी अखबार रख करके उसके ऊपर दौड़ाया, एक बार टॉवल रख करके, तौलिया रख करके उसके ऊपर दौड़ाया, ठीक है। और अलग अलग केसेस में उसने क्या करा, उसने देखा कि घर्षण बल जो है वो कार के टायरों के बीच लग रहा है, ठीक है। तो उन्होंने आपसे बोला, क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि जो घर्षण बल का जो बढ़ता हुआ क्रम होगा, ज्यादा घर्षण किस पर लगेगा वो आपको बताना है, ठीक है। सबसे कम से सबसे ज्यादा का आपको ऑर्डर डिसाइड यहां पर करना है। चलिए तो जरा सोचिए, अपने दिमाग पर थोड़ा सा हल्का सा सोचने का काम कीजिए कि जो गीला मार्बल होता है और जो सूखा मार्बल होता है, यानी कि मार्बल क्या होता है, पत्थर, है ना, जो हमारे घर में लगे होते हैं पत्थर, वो। तो जो गीला मार्बल होता है उसमें हमको चढ़ने में दिक्कत आती है, या फिर सूखे मार्बल को, गीले मार्बल में, है ना, क्योंकि उसमें घर्षण का मान जो है कम होता है। तो दैट मीन्स कि सबसे पहला जो होगा गीला मार्बल आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद जो सूखा मार्बल होगा उसका नंबर आएगा। अब तीसरे नंबर पे न्यूज़पेपर और टॉवल में से न्यूज़पेपर का नंबर आएगा, क्यों, क्योंकि न्यूज़पेपर की सतह जो है तौलिए की सतह की तुलना में थोड़ा कम खुरदुरी होती है। तौलिया तो पूरा जो है पूरा कपड़े का होता है ना। तो लास्ट नंबर पे जो होगा टॉवल आएगा। देखो ये ऑर्डर कहाँ बन रहा है, 1 2 3 4 कहाँ बन रहा है, जिसमें वेट मार्बल फ्लोर पहले आ रहा है, ठीक है। तो 1 पे वेट मार्बल फ्लोर, ड्राई मार्बल फ्लोर, न्यूज़पेपर एंड टॉवल। तो आई थिंक कि जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। तो इसको टिक कर दीजिए, वेट मार्बल फ्लोर, ड्राई मार्बल फ्लोर, न्यूज़पेपर एंड टॉवल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों आप फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन हमसे कह रहा है, सपोज यूर राइटिंग डेस्क इज टिल्टेड अ लिटिल, अ बुक केप्ट ऑन इट स्टार्ट्स स्लाइडिंग डाउन, शो द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो देखो भाई, इसमें हमको क्या करना है, हमको बताना है कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी। तो सपोज ये आपका टेबल है, इस टेबल के ऊपर ये बुक रखी है आपकी, ठीक है, इस टेबल के ऊपर क्या रखी है, ये बुक रखी है आपकी। अब टेबल आपने थोड़ा सा तिरछा करा, ये किताब नीचे की तरफ खिसकने लग गई। तो गति किधर की तरफ हो रही है, नीचे की तरफ। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लगेगा भाई, ऊपर की तरफ, अपोजिट लगता है हमेशा, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगी, अपोजिट होगी टू द मोशन ऑफ द बुक, ठीक है, अपोजिट टू द मोशन ऑफ द बुक। बात समझ में आ गई।
इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। फिफ्थ है, यू स्पिल अ बकेट ऑफ सोपी वाटर ऑन अ मार्बल फ्लोर एक्सीडेंटली, वुड इट मेक इट इजियर और मोर डिफिकल्ट फॉर यू टू वॉक ऑन द फ्लोर? वाई? आपने क्या करा, एक पानी की बाल्टी जो है, साबुन के पानी की बाल्टी को आपने मार्बल के ऊपर डाल दिया, फर्श के ऊपर डाल दिया गलती से, एक्सीडेंटली। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि अब आपके लिए उस मार्बल के ऊपर, उस फर्श के ऊपर चलना आसान रहेगा या मुश्किल रहेगा, क्यों? तो आप कहेंगे इट वुड बी मोर डिफिकल्ट फॉर अस टू वॉक ऑन द फ्लोर। व्हाई? बिकॉज राइट नाउ द वेट मार्बल फ्लोर हैज लेस फ्रिक्शन देन द ड्राई मार्बल फ्लोर। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसमें आप क्या लिखेंगे, इसमें आप एक पॉइंट लिखेंगे, चलो लिख लो इसको, मैं लिखवा देता हूं इसका आंसर। आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर में लिखिए, कहां पर चलना मुश्किल रहेगा? अभी जो है इस फ्लोर पर चलना क्या रहेगा, मुश्किल रहेगा, क्योंकि उसके ऊपर क्या गिर गया है, उसके ऊपर गिर गया है साबुन वाला पानी। सो इट वुड बी डिफिकल्ट, it would be difficult to walk on the floor, to walk on the floor। ठीक है, क्यों मुश्किल होगा? अब इसका रीजन लिखो यहां पर, इसका रीजन, कारण। मुश्किल इसलिए होगा सोपी वाटर यानी जो साबुन का पानी है, reduces the friction considerably, यानी कि बहुत ज्यादा जो है ये घर्षण के मान को कम कर देगा, जिससे हमारे पैर जो होंगे, फीट डू नॉट मेक नेसेसरी ग्रिप, जिससे हमारे पैरों की जो है पकड़ नहीं बन पाएगी फर्श के साथ, है ना, नेसेसरी ग्रिप विथ द फ्लोर सरफेस। thus increase the chances of falling, गिरने के चांसेस क्या हो जाते हैं, फिर बढ़ जाते हैं। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? ठीक है, चलिए और भी क्वेश्चंस हैं इसमें, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। चलो, ये तो हो गए हमारे 5 तक के क्वेश्चन कवर अप। ठीक है, 5 तक के क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कवर अप हो चुके हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर से क्वेश्चन से। चलिए, तो 6 नंबर का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई स्पोर्ट्समैन यूज शूज विद स्पाइक्स। आपने देखा होगा जो खिलाड़ी होते हैं उनके जूतों में क्या लगे होते हैं, नीचे से आपने देखा होगा कांटे जैसे लगे होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्पाइक। क्यों लगे होते हैं? फॉर बेटर ग्रिप, ताकि वो दौड़े तो उनको जो है अच्छी ग्रिप मिल पाए, उनके पैर जो है वो जमीन के साथ अच्छे तरीके से जुड़े रहे और वो अच्छा ग्रिप उनको मिल पाए, फॉर बेटर ग्रिप। ठीक है, अगर पूरा आंसर लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, स्पाइक्स इंक्रीज फ्रिक्शन एंड गिव बेटर ग्रिप विद द ग्राउंड, इट अवॉइड्स स्लिपिंग ऑफ स्पोर्ट्समैन व्हाइल प्लेइंग और रनिंग। इससे जो है उनका खेलते टाइम गिरने का, फिसलने का खतरा जो है कम हो जाता है। ठीक है, अच्छी ग्रिप मिल जाती है। नेक्स्ट है, इकबाल हैज टू पुश अ लाइटर बॉक्स एंड सीमा हैज टू प्रोड्यूस अ सिमिलर हैवियर बॉक्स ऑन द सेम फ्लोर। ठीक है, इकबाल को क्या करना है, इकबाल को एक हल्के से बक्से को हटाना है, एंड सीमा हैज टू पुश अ सिमिलर हैवियर बॉक्स ऑन द सेम फ्लोर, हु विल हैव टू अप्लाई अ लार्जर फोर्स एंड व्हाई। तो आप बोलेंगे किसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, सीमा को। क्यों? क्योंकि सीमा जो है हैवियर
बॉक्स यानी भारी बक्से को हिला रही है, उसको धक्का दे रही है, ठीक है, और इकबाल को क्या पुश करना है, लाइटर बॉक्स को यानी कि हल्के बक्से को। तो ये हल्का बक्सा है, सीमा के पास भारी बक्सा है, ठीक है, हैवियर बॉक्स। तो किसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे सीमा को। क्यों? क्योंकि सीमा के पास कैसा बक्सा है भाई, हैवियर बॉक्स है, जिसकी वजह से उसका जो है फ्रिक्शन वो ज्यादा होगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, एक्सप्लेन व्हाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको लिखवा रहा हूं। क्वेश्चन आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 इज, आप लिखेंगे, इसको लिखिए, व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर एट रेस्ट, जब ऑब्जेक्ट जो होते हैं विराम अवस्था में, जब वो रुके हुए होते हैं, ठीक है, द इंटरलॉकिंग ऑफ irregularities in the two surfaces of the object is higher than that of when objects are moving। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जब वस्तुएं जो है गतिमान होती है, जब ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे होते हैं, उस वक्त हमको कम घर्षण की आवश्यकता होती है, ठीक है। उस वक्त जो सरफेस और जो पृष्ठ होते हैं वो एक दूसरे से कम जुड़े रहते हैं, ठीक है, और जब वो रुके हुए होते हैं तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से बंधे हुए रहते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, देन देयर इज लेस interaction between their surfaces, that's why sliding friction is less than static friction। समझ में आ गई ये बात? तो यहां तक हमारा पॉइंट जो है वो कवर अप हो गए हैं क्वेश्चन नंबर 8 तक। लिख दिया आप सबने? क्वेश्चन नंबर 9, गिव एग्जांपल्स टू शो दैट फ्रिक्शन इज बोथ फ्रेंड एंड फो, यानी कि घर्षण जो है हमारा मित्र भी है और शत्रु भी है, ठीक है। तो हमने इसमें काफी सारे एग्जांपल पढ़े हैं कि हम क्या होते हैं, इसकी वजह से चल पाते हैं, ठीक है, हम लिख पाते हैं, ठीक है, दीवार पर जो है कीले ठोक पाते हैं। तो दोस्त का तरीके से वो काम कर दिया, लिखवा रखा है मैंने आपको, ठीक है। और दुश्मन की तरीके से क्या हो गया, इसकी वजह से हमारे जूते फट जाते हैं, मशीनें खराब हो जाती है, मशीनों के पेज पुर्जे हट जाते हैं, टूट जाते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हमने लिखी हुई। एक्सप्लेन व्हाई वो ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन फ्लूइड्स मस्ट हैव स्पेशल शेप्स। जो हमने ये देखो पढ़े था ना अपनी पिछली क्लास में, याद देखो ये देखो, हमने बोला था कि जो फ्लूइड्स में उड़ते हुए, फ्लूइड्स मतलब जैसे हवा में ये एरोप्लेन उड़ेगा, तो इसको जो है ऐसी शेप बनानी है हमको। कैसी शेप बनाते हैं हम एरोप्लेन की, ऐसी चिड़िया जैसी, पक्षी जैसा बनाते हैं हम उसको। क्यों? अगर हम ऐसा नहीं बनाएंगे तो एयर का जो हवा आएगी वो इसको रोकने का काम करेगी, यानी एयर का फ्रिक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर इसकी ऐसी शेप रहेगी चिड़िया जैसी, तो इस पर हवा का फ्रिक्शन जो होगा कम रहेगा, हवा जो होगी इसके ऊपर नीचे से चली जाएगी और ये जो है हवा में आसानी से उड़ पाएगा। समझ में आ गई है बात? तो चलिए, इतने पॉइंट्स से हमारे इस चैप्टर में। आई होप आपको यहाँ तक जो है बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको जो बातें बताई गई वो समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपको पढ़ने में मजा आया होगा। अगली क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। इसको याद करना,
घर से इसको रिवाइज करना, ठीक है, और जब आपका एग्जाम आएगा सारी चीजें पढ़ करके जाना, समझ करके जाना, ठीक है। अगली क्लास में मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे बच्चों।